Hello everyone, in today's video I will teach you all about the prospectus. In this video I will cover the definition of the prospectus, the content of the prospectus, which type of company is allowed to issue the prospectus and the types of prospectus. So let's start. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपनीज किस किस तरीके से अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती हैं. तो हम यहाँ पे बना लेते हैं. यहाँ पे हमारी पब्लिक कंपनीज़ एंड सेकेंड यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़. अगर हम सोचें कि कंपनीज जो होती हैं वो किस तरीके से सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकती हैं, तो अगर मैं पब्लिक कंपनीज़ की बात करूँ तो पब्लिक कंपनीज़ जो होती हैं वो पब्लिक ऑफ़र कर सकती हैं. पब्लिक ऑफ़र क्या होता है? पब्लिक ऑफ़र होता है कि पब्लिक को कंपनीज इनवाइट करती है ताकि वो उनकी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करें, तो ये पब्लिक इशू कर सकती हैं. सेकेंड, बोनस इशू. जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती हैं वो बोनस इशू कर सकती है. बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू मतलब फ्री इशू होता है. मतलब कि अगर पहले से किसी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है कंपनी के, उनके पास पहले से शेयर्स हैं, तो उन्हें उन शेयर्स के ऊपर कुछ फ्री शेयर्स इशू करना, तो इसे हम बोनस इशू कहते हैं. ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है. सेकंड हमारा और थर्ड है हमारा राइट इशू. राइट इशू क्या होता है? राइट इशू जब कहते हैं कंपनी नई शेयर्स इशू करने जाती है मार्केट में, तो पहले उसे अपने ये शेयर्स ना एग्जिस्टिंग मेंबर्स को इशू करने पड़ते हैं. मतलब अगर कंपनी के पास कोई जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं और कंपनी चाहती है कि वो नए शेयर्स इशू करे मार्केट में, तो उसे पहले ये शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर करने पड़ेंगे. अगर वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन्हें लेने से मना कर देते हैं या फिर कहते हैं मेंबर्स रिनाउंस भी कर सकते हैं इसे, मतलब खुद ना लेके किसी दूसरे का नाम बताए कि हाँ वो दूसरे को ट्रांसफ़र करे. कहते हैं अगर ये कहते हैं मेंबर्स मना कर देते हैं ये शेयर्स लेने से, तब कंपनी कहते हैं बाहर वालों को ये शेयर्स इशू करती है, तो इसे हम राइट इशू कहते हैं. और थर्ड, कंपनी कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट. तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है. प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनीज जो होती हैं वो अपने शेयर्स किसी पब्लिक को इशू ना करके कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को इशू करती है. सिलेक्टेड मेंबर्स मींस क्या है? जो कंपनी जिन्हें जानती है या कंपनी के मतलब कि वो बाहर के लोग नहीं है, बस कंपनी उन्हें अच्छे से जानती है और वो कहते हैं कुछ कहते हैं कम नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा मेंबर नहीं होते जो पब्लिक को इशू करती हैं. वो सिलेक्टेड नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं जिन्हें कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज, तो इसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं. तो हमने देखा कि पब्लिक कंपनीज क्या क्या कर सकती है. पब्लिक कंपनीज हमारी सबसे पहले बोनस इशू कर सकती हैं और राइट इशू भी कर सकती हैं, पब्लिक ऑफर भी कर सकती हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती हैं. अगर हम प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो हमारी प्राइवेट कंपनीज वो बोनस इशू भी कर सकती है, वो राइट इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है. बस बात रही अगर हमारे पब्लिक ऑफ़र की, तो पब्लिक ऑफ़र हमारी प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकती हैं. प्राइवेट कंपनीज पब्लिक ऑफ़र नहीं ला सकती हैं क्योंकि हमने पढ़ा है वैसे भी जो हमारी कहते हैं प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो पब्लिक का पैसा इनवाइट नहीं कर सकती है. तो पब्लिक ऑफ़र में क्या होता है? पब्लिक ऑफ़र में जो पब्लिक होती है वही पैसा कंपनी में लगाती है, तो लेकिन हमारी प्राइवेट कंपनीज के लिए अलाउड नहीं है कि वो पब्लिक से पैसा लें. ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती हैं, अगर वो पब्लिक ऑफ़र देती हैं तो उसमें पब्लिक का पैसा आता है. तो इसीलिए ये जो पैसा है जो पब्लिक ने दिया है वो सेफ़ होना चाहिए, मतलब उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ होना चाहिए. तो उसे सिक्योर करने के लिए हमारी ये जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उस पर सेबी की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती हैं. लेकिन कहते हैं हर सेबी की गाइडलाइंस सारी पब्लिक कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं, बस उन्हीं पब्लिक कंपनी पे जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे. लिस्टेड है मीन्स कहते हैं या तो लिस्टेड है या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड है. प्रपोज टू बी लिस्टेड मीन्स क्या? अभी तक लिस्टेड नहीं है बट वो आगे बहुत जल्दी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली है. ठीक, इसीलिए हमारी जो कहते हैं प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें तो पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व ही नहीं होता. पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो सेबी की गाइडलाइंस आएंगी नहीं. और वैसे भी हमारी प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो कभी भी लिस्टेड नहीं हो सकती, हमें पता है स्टॉक एक्सचेंज पे. जब प्राइवेट कंपनीज लिस्टेड ही नहीं हो सकती स्टॉक एक्सचेंज पे, तो इसमें सेबी की गाइडलाइंस तो एप्लीकेबल ही नहीं होगी. तो मतलब सेबी की जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगी उसका कंप्लाइंस इसे नहीं करना पड़ेगा. स्लाइड पे आ जाते हैं. देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि कहते हैं हमारी प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करूँ, प्रोस्पेक्टस कौन सी कंपनी को इशू करने पड़ेंगे? देखो, प्रोस्पेक्टस अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बताऊँ तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनीज इशू करती हैं, कंपनी की इशू करती है ताकि ये लोगों से सब्सक्रिप्शन इनवाइट कर सके कि आइए और हमारी कहते हैं जो सिक्योरिटीज़ है कंपनी की उसमें इन्वेस्ट कीजिए. देखिए, जब कहते हैं कंपनी जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है, जो कि मैंने बताया पब्लिक कंपनी जो होती है वो अपनी सिक्योरिटीज़ किसी इशू करती है, पब्लिक को इशू करती हैं ताकि लोग उन्हें सब्सक्राइब करें. लेकिन ये लोग जो हैं ऐसे ही तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे पब्लिक कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को. इन्हें भी इस कंपनी के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कंपनी किस टाइप की है और कंपनी कैसी ग्रोथ करी है, इसकी एसेट्स की अमाउंट कितना है, एसेट्स कैसी है, लाइबिलिटीज़ कैसी है, तो लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए.
कि कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं, तो तभी तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए हमारी जो कंपनीज होती हैं वो इशू करती हैं एक डॉक्यूमेंट जिसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली होता क्या है, इसमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, जिसे पढ़ के लोग क्या कर पाते हैं, ये डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं। ठीक, तो यही होता है हमारा, कहते हैं वो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है ताकि हमारे जो इन्वेस्टर है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ और कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, हम इसको पढ़ के देखते हैं स्लाइड पे। ये देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया भी कि हमारी जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक ऑफर कर सकती है। पब्लिक ऑफर में देखिए क्या क्या आता है, IPO, FPO, OFS। देखिए IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब क्या, अगर कोई कंपनी पहली बार जब सिक्योरिटीज़ इशू करने जाती है मार्केट में तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। सेकेंड है हमारा FPO। FPO क्या होता है, मतलब एक बार कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर चुकी है, उसके बाद जब भी कंपनी दोबारा सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो उसे हम FPO बोलते हैं। FPO का फुल फॉर्म क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफर। एंड लास्ट है हमारा ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, जब हमारे कहते हैं प्रमोटर होते हैं ना कंपनी के, या फिर ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास कंपनी की बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, तो वो क्या करते हैं, अपनी होल्डिंग को डायलूट करना चाहते हैं, तो वो कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंपनी आप हमारी कहते हैं हमारे बिहाफ पे क्या करो, पब्लिक को इन्वाइट करो कि वो हमारे शेयर्स खरीद ले, और हम कहते हैं इसमें से अपने शेयर में से कुछ शेयर्स उन्हें दे दे ताकि हमारी होल्डिंग जो है वो डायलूट हो सके। तो इसे हम ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। मीन्स क्या, ऑफर फॉर सेल में जो हमारी कहते हैं प्रोमोटर्स होते हैं या फिर ऐसे शेयर होल्डर जो जिनका कंपनी के पास कंपनी की शेयर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा उनके पास है, तो अपनी होल्डिंग को डायलूट करने के लिए कंपनी को बोलते हैं कि कंपनी पब्लिक को उनके बिहाफ पे जो उनके शेयर थे वो इशू करे और जो खरीदना चाहता है वो खरीद ले। ठीक, तो इसे हम OFS बोलते हैं। तो हमारे पब्लिक ऑफर में 3 चीज़ें आती है, पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर, सेकंड है हमारा फर्दर पब्लिक ऑफर, एंड थर्ड है हमारा ऑफर फॉर सेल। तो पब्लिक ऑफर हमारी प्राइवेट कंपनी कर सकती है, यस कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट सिलेक्टेड मेंबर्स को हम कहते हैं शेयर्स इशू करते हैं, वो भी कंपनी कर सकती है, यस कर सकती है। राइट इशू भी कर सकती है और बोनस इशू भी कर सकती है। और यहाँ पे अगर आ जाए हम प्राइवेट कंपनी पे, तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट इशू भी कर सकती है, बोनस इशू भी कर सकती है। और लास्ट हमारा कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मैंने जैसे कि बताया जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में ही पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व रहता है, और सेबी का तो काम ही यही है कि वो लोगों के पैसों की क्या करे, देखे कि हाँ लोगों का पैसा सिक्योर है कि नहीं। और जब पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है तो सेबी की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी, लेकिन सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, बस उसी कंपनी पे जो कि लिस्टेड है या फिर लिस्टेड होने वाली है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उस पर एप्लीकेबल होता है। कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी लिस्टेड नहीं हो सकती, और लिस्टेड कंपनी पे ही हमारे सेबी का रेगुलेशन मतलब कि एप्लीकेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। यहाँ पे हमें दी हुई है मीनिंग क्या होता है हमारा प्रोस्पेक्टस की मीनिंग। सेक्शन 2 क्लॉज 70 में हमारे प्रोस्पेक्टस की मीनिंग है। मीनिंग क्या है, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड शेल इंक्लूड अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, मतलब प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसे हम प्रोस्पेक्टस की तरह इशू करें। मतलब सिंपल ये बोलता है कि प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसे आपने प्रोस्पेक्टस की तरह इशू किया है, और साथ में इंक्लूड करता है। देखिए यहाँ पे वर्ड इंक्लूड यूज़ हुआ है। इंक्लूड का मतलब क्या है, जहाँ पे इंक्लूड यूज़ होता है जिस डेफिनेशन में, उसे हम इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होता है, देखिए हमारी जो डेफिनेशन होती है ना वो 2 तरीके की हो सकती है, या तो हमारी डेफिनेशन इंक्लूसिव हो सकती है या एग्जॉस्टिव हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपकी डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि जो डेफिनेशन में गिवन है ना बस वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब डेफिनेशन में अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं कि इस चीज़ का मतलब ये है, तो उस डेफिनेशन में बस वही चीज़ कवर होगी, उसके अलावा बाहर से आप कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते कि इस चीज़ का मतलब ये है। जो डेफिनेशन में दी गई है एग्जैक्टली वही मीनिंग है, ये एग्जॉस्टिवली टर्म को डिफाइन करता है। बट दूसरी तरफ जो हमारा इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जो डेफिनेशन में गिवन है वो तो है ही, उसके अलावा हम और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब और भी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये टर्म को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करता, ये बहुत सारी चीज़ों को समझ लो एक तरीके से और ज़बरदस्ती इंक्लूड कर लेते हैं, ज़्यादा इसको कहते हैं वाइडली हम बढ़ा देते हैं इसके डेफिनेशन को, उसे हम इंक्लूसिव डेफिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखिए टर्म इंक्लूसिव यूज हुआ है, यूज़ हुआ है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, इंक्लूड करता है ये हमारे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को,
शेल्फ प्रोस्पेक्टस को और कोई भी नोटिस सर्कुलर जो कि लिखा है जिसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं सीधा, तो ये लिखा है। तो इसका डेफिनेशन में क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपने प्रोस्पेक्टस की तरह इशू किया है वो हमारा प्रोस्पेक्टस है, साथ में इंक्लूड करता है इन तीनों को, हमारे कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को और डीम्ड प्रोस्पेक्टस को। लेकिन इंक्लूड वर्ड वाइज मतलब हम इसमें और भी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब और भी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, जैसे कि इसमें एक प्रोस्पेक्टस का नाम नहीं दिया जो कि हमारा होता है अब्रिज प्रोस्पेक्टस। अब्रिज प्रोस्पेक्टस भी आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में ये क्या होते हैं, तो उसके बाद डेफिनेशन आके दोबारा पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 2 क्लॉज 17 में हमारी डेफिनेशन दिया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपने प्रोस्पेक्टस की तरह इशू किया है वो प्रोस्पेक्टस है, साथ में हमारे इंक्लूड करता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को, सेल्फ प्रोस्पेक्टस को, और साथ में कोई भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस को, मीन्स नोटिस सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट जो कि आपने प्रोस्पेक्टस की तरह इशू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, मीन्स हमारा जो प्रोस्पेक्टस जो हम इशू करेंगे उसका कंटेंट क्या होगा, उसमें कंपनी लिख के देगी, हमने ये बता दिया कि कंपनी लिख के देगी, बट वो क्या लिख के देगी, तो देखते हैं इधर। ठीक है, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो अभी हमने पढ़ा कि उसे प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करना है, ताकि कंपनी जो लोग हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। ठीक, तो इसका मतलब इसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि पढ़ के लोग ये डिसाइड कर पाए कि उन्हें कहते हैं इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हमारी सेबी क्या कहती है कि आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, आपको इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी की इंक्लूड करनी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंक्लूड करना है, जैसे कि सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है वो सब इसमें इंक्लूड होगा। ठीक, कहते हैं सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि हमारा प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए प्रोस्पेक्टस का, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा प्रोस्पेक्टस प्रॉपर्ली डेटेड होना चाहिए एंड साइंड होना चाहिए। डेटेड मतलब कि अगर हम बात करें डेट की तो डेटेड होना चाहिए, मैंने बोला, तो डेट कौन सी डेट होगी इसमें, डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब जब आपने प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया है ना वो तारीख इसमें पब्लिश की जाएगी, लिखी जाएगी। ठीक, और सेकंड मैंने जब बोला कि साइन, तो साइन होना चाहिए, तो किसका साइन होना चाहिए इस पे साइन होना चाहिए हमारे डायरेक्टर का या फिर प्रपोज डायरेक्टर का। प्रपोज डायरेक्टर मीन्स जो अभी डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर बनने वाला है, अगर ये दोनों नहीं है, मतलब डायरेक्टर नहीं है या प्रपोज डायरेक्टर के साइन नहीं है, तो इनके बिहाफ पे कोई अटॉर्नी कर सकता है। अटॉर्नी मतलब कौन होता है, अटॉर्नी जो इनके कोई भी ऑथराइज पर्सन जो इनके बिहाफ पे सिग्नेचर करे। ठीक, तो किसके डेटेड होना चाहिए और साइंड होना चाहिए हमारा प्रोस्पेक्टस। डेटेड होना चाहिए तो डेट ऑफ पब्लिकेशन होनी चाहिए, और हमारा साइंड होना चाहिए प्रोस्पेक्टस। तो साइन कौन कर सकता है, या तो वो डायरेक्टर कर सकता है, या फिर प्रपोज डायरेक्टर कर सकता है, या फिर कोई अटॉर्नी कर सकता है। और अब सेकंड बात, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, देखिए, प्रोस्पेक्टस शैल बी डेटेड एंड साइंड एंड शैल स्टेट प्रोस्पेक्टस Prospectus shall be dated and signed and shall state such information and set out such reports on the financial information as may be specified by the SEBI in consultation with the CG। ठीक, तो प्रोस्पेक्टस क्या होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जैसा कि सेबी ने कहा है वैसी इन्फॉर्मेशन ही कंटेन करेगा प्रोस्पेक्टस में। ठीक, अब हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा जो प्रोस्पेक्टस होगा, लिखा है, प्रोस्पेक्टस शैल मेक अ डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट 1956 एंड सेबी एक्ट 1992। इसका मतलब क्या है, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, इस प्रोस्पेक्टस में डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर क्या करना पड़ता है कि जो हमारी प्रोस्पेक्टस जो मैंने इशू किया है ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई कर रहा है, और साथ में ये स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि ये जो प्रोस्पेक्टस हमने इशू किया है इसमें कुछ भी ऐसा कंटेन नहीं है जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 या फिर सकरा एक्ट मतलब हमारे सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड हमारा सेबी एक्ट 1996 के कुछ भी कॉन्ट्रास्ट में इसमें वो इंक्लूड नहीं कर रखा हमने। तो क्या क्या करना पड़ता है, पहले तो कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ता है कि इसमें कुछ भी ऐसा डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारी जो प्रोस्पेक्टस है वो कंप्लाई कर रहा है सारे प्रोविजंस को कंपनीज एक्ट 2013 के। सेकंड, इसमें कुछ भी ऐसा कंटेन नहीं है जो कि कॉन्ट्रास्ट में हो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के, या फिर सकरा एक्ट 1956 के, या फिर हमारे सेबी एक्ट 1996 के। ओके, सॉरी, सेबी एक्ट 1992। ओके,
तो यहीं पे लिखा है कि हमारा जो प्रोस्पेक्टस होगा वो क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा। प्रोस्पेक्टस शैल मेक अ डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड स्टेटमेंट देगा दैट कहते हैं नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सिक्योरिटीज एक्ट 1956 एंड द सेबी एक्ट 1992। और थर्ड हमारा बोल रहा है प्रोस्पेक्टस शैल इंक्लूड अ एक्सपर्ट स्टेटमेंट। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट देखिए क्या होता है, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो कंपनी उसमें बताती है कि हमारी कंपनी ने इतना ग्रोथ किया है ना, हमारी कंपनी ने इतना ग्रोथ किया है और हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन ये है। तो लोग उसे ही पढ़ के डिसाइड करते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब लेकिन ये बातें कि जब ये कंपनी ने लिख तो लिया कि हाँ मान लो कंपनी लिखने को है तो कंपनी तो कुछ भी लिखेगी, हाँ हमारी कंपनी तो 50% से ग्रोथ करी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, सबसे अच्छी है। तो लेकिन लोग जो है लोग क्या उनकी बातों पे भरोसा कर लेंगे, वो तो यही कहेंगे ये तो कंपनी है, कंपनी तो अपने शेयर्स को कहते हैं वो ट्रेड कराने के लिए तो कुछ भी बोलेगी, तो हम उसकी बातों पर क्यों भरोसा करें। तो इसीलिए जो हमारी कंपनीज होती है वो क्या करती है, एक एक्सपर्ट को रखती हैं। एक्सपर्ट क्या होती है, एक्सपर्ट उनके कहते हैं सारे कहते हैं फाइनेंशियल बुक्स को जो भी है पढ़ के वो क्या बताए वो ये करता है, कैलकुलेट करता है कि हाँ कंपनी जो कह रही है वो सही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही में इतनी है, कंपनी सही में आगे इतना ग्रोथ करने वाली है, ये लोगों को बताती है। तो ये जो हमारा जो एक्सपर्ट होता है ये अपना वो देता है, कंसेंट देता है कि हाँ इसकी जो स्टेटमेंट है वो प्रोस्पेक्टस में छापी जाए। मतलब प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ था कि हाँ ये एक्सपर्ट हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ ये कंपनी ने जो कहा है वो मतलब कि इतने % से ग्रोथ करने वाली है आगे फ्यूचर में, और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन सही में एसेट्स ये हैं, लाइबिलिटीज़ ये हैं। तभी लोग कहते हैं कंपनी को, तभी लोगों का भरोसा कंपनी पर ज़्यादा आता है। तो इसीलिए एक्सपर्ट की ओपिनियन इसमें कहते हैं जो कंसेंट होती है वो रिकॉर्ड की जाती है, हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है। लेकिन हमारा जो एक्सपर्ट है उसकी कंसेंट प्रोस्पेक्टस में लिखी जाए उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है कि जो कंपनी से कहती है कि इस प्रोस्पेक्टस में तुम्हारे जो एक्सपर्ट है उसका कंसेंट तभी आएगा, मतलब तुम्हारे एक्सपर्ट की स्टेटमेंट तभी इंक्लूड की जाएगी जब ये कहते हैं एक्सपर्ट जो है ये एक ऐसा पर्सन है जो कि कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन या फिर मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं है, ना ही फॉर्मेशन में, ना ही प्रमोशन में, ना ही मैनेजमेंट में, इसमें इंक्लूड नहीं है, इसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। और सेकेंड है हमारा कि कहते हैं जो हमारा ये एक्सपर्ट है उसने अपनी कंसेंट दी हुई है कि हाँ मेरा जो स्टेटमेंट है वो प्रोस्पेक्टस में क्या कर लो तुम लिख दो, और साथ में उसने ये जो अपना कंसेंट दिया है उसने विड्रॉ नहीं किया है। देखिए कहता है अगर हमारा जो एक्सपर्ट है वो कंपनी के मैनेजमेंट में इंक्लूड है या फिर इन्वॉल्व है या फिर कंपनी के फॉर्मेशन में, तो इसका क्या मतलब वो एक तरीके से कंपनी का इस पर इन्फ्लुएंस है, और कंपनी का इस पर इन्फ्लुएंस होगा तो कंपनी जो कहेगी वो वही कह देगा। अगर कंपनी की ग्रोथ उतनी नहीं भी हुई तो भी ये झूठ बोल देगा कि हाँ ये हुई है, ताकि लोग उस पर भरोसा कर लें। इसीलिए कंपनी कहती है इसलिए कंपनी से कहती है कि एक्सपर्ट जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट इंसान होना चाहिए, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसलिए वो जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर उसने एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट ही नहीं दिया कि हाँ मेरा जो स्टेटमेंट है वो इंक्लूड कर दो, तो इसका मतलब कंपनी वो एक्सपर्ट को नहीं लगता कि हाँ कंपनी इतना ग्रोथ करने वाली है, कंपनी झूठ बोल रही है। तो इसीलिए अगर एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट नहीं दिया या फिर कंसेंट देने के बाद विड्रॉ कर लिया है तो आपको उसका कंसेंट कहते हैं इंक्लूड नहीं करना है, प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखना है। ठीक है, तो यही लिखा है कि प्रोस्पेक्टस इंक्लूड करेगा एक्सपर्ट का स्टेटमेंट, बस ये इसके 2 कंडीशन है जो मैंने आपको बताई। और फिर हमारा फोर्थ, प्रोस्पेक्टस टू मेंशन कंप्लायंस ऑफ द सर्टेन फॉर्मेलिटीज ऑन इट्स फेज। देखो तो उसे क्या बोलना पड़ता है, जो हमारे प्रोस्पेक्टस होते हैं ना उसमें हमें मेंशन करना पड़ता है कि हमारे प्रोस्पेक्टस कंप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ों को। फर्स्ट है कि स्टेट दैट द कॉपी हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग, एंड सेकेंड है हमारा लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द आरओसी। मीन्स क्या कहते हैं, जब वो कंपनी को ही बताना पड़ता है कि हाँ ये जो प्रोस्पेक्टस है उसकी एक कॉपी हम रजिस्ट्रार को डिलीवर कर चुके हैं, एंड सेकंड उसे बतानी पड़ती है, लिस्ट देनी पड़ती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने इस प्रोस्पेक्टस की कॉपी के साथ आरओसी को जमा किए हैं। तो ये 4 चीज़ें इसके कंटेंट होती है। प्रोस्पेक्टस में ये चारों चीज़ें इंक्लूड की जाती है। फर्स्ट क्या है कि ये प्रॉपर्ली डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, साथ में प्रोस्पेक्टस ऐसी इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन करेगा जैसा कि सेबी ने कहा है। दूसरा ये बताएगा कि हाँ हम कंप्लाई कर रहे हैं सारे प्रोविजंस को कंपनीज एक्ट 2013 के, हमारी प्रोस्पेक्टस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कॉन्ट्रास्ट में हो कंपनीज एक्ट 2013 के या फिर सिक्योरिटीज़ एक्ट 1956 के या फिर सेबी एक्ट 1992 के या सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन एक्ट होगा। और फिर हमारा थर्ड क्या बताएं कि हमारे एक्सपर्ट की स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड की जाती है। एंड फोर्थ हमारा है कि प्रोस्पेक्टस ये मेंशन करेंगे कि हाँ हम एक कॉपी डिलीवर कर चुके हैं रजिस्ट्रार को, और साथ में लिस्ट देनी पड़ती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने फाइल किया आरओसी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम आगे टाइप्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कितने टाइप के होते हैं, प्रोस्पेक्टस कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे प्रोस्पेक्टस 4 टाइप के दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस, सेकंड हमारा डीम्ड प्रोस्पेक्टस,
फिर थर्ड है हमारा सेल्फ प्रोस्पेक्टस, फिर हमारे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस पे। देखिए अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता क्या है, इधर आ जाते हैं। देखिए कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है वो बेसिकली एक पेज का नहीं होता या 2 पेज का नहीं होता है कि हर कोई इसे पढ़ पाए। ठीक, ये कहते हैं एक तरीके से हमारी ना मोटी बुक की तरह होता है, जिसे कहते हैं सब लोग पढ़ते नहीं है, ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है। इसीलिए कहते हैं हमारी जो कंपनी तक 2013 है उसने क्या लाया, एक प्रोविज़न लाया अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस हमारा एक मेमोरेंडम होता है, हमारा एक मेमोरेंडम होता है। एक तरह से क्या होता है, ये एक्चुअल जो प्रोस्पेक्टस है उसकी एक समरी बुक होती है। समरी बुक मतलब कि एक समरी होती है जो कि कहते हैं अगर ये हमारी मोटी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी है, इसमें से हमारा एक समरी बुक होती है, समरी पेज होता है जिसमें कहते हैं सब कुछ लिखा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ जो इसमें लिखा हुआ है सब कुछ नहीं होता, उसमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे देखकर मतलब जल्दी से पढ़ा जा सकता है और लोग इसे जल्दी पढ़ के क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं हमारे इन्वेस्टर्स। ठीक, तो ये जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है ये इन एक्चुअल बहुत ज़्यादा मोटी बुक होती है, तो सब लोग इसे नहीं पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। तो हमारी कंपनी से 2013 ने अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का एक कंसेप्ट लाया, जिसमें कंपनी क्या करती है, हमारे जो मेन प्रोस्पेक्टस है उसकी एक समरी क्या करती है, लॉन्च करती है। मतलब कि वो समरी बुक जो होती है उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लिखा होता है, मतलब सब कुछ नहीं भरा होता है इसमें। ऐसी जानकारी होती है जिससे कि कंपनी तुरंत जिससे कि इन्वेस्टर तुरंत इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, उसमें पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे और कहते हैं लोगों को जल्दी से इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, इसलिए इशू किया जाता है ये। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम का मतलब क्या है, जैसे कि अकाउंट्स में हम देखते थे, अकाउंट्स में हम कई बार फिगर कहते हैं फाइंड आउट करने के लिए एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाते थे। मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है, एक रफ अकाउंट होता है। रफ अकाउंट मीन्स क्या होता है कि बस हम उसे फिगर फाइंड आउट करने के लिए बना रहे हैं। तो ये हमारा जो मेमोरेंडम होता है वो भी क्या होता है, हमारा जो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है वो भी एक मेमोरेंडम होता है। मीन्स ये एक्चुअल प्रोस्पेक्टस है ही नहीं। एक्चुअल प्रोस्पेक्टस तो वो है जो कि हमारी मोटी बुक दी है हमारी कंपनी ने, बट ये क्या होता है, ये बस समरी बुक होता है। तो ये हमारा मेमोरेंडम होता है। सेकेंड क्या लिखा है, कंटेनिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। सैलिएंट फीचर्स क्या होता है, सैलिएंट फीचर्स मीन्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। जो हमारी मोटी बुक है मीन्स प्रोस्पेक्टस इसमें जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारा का सारा कंटेन नहीं करता, ये बस सैलिएंट फीचर्स को कंटेन करता है। मीन्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसे पढ़ के लोग जल्दी से इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। फिर लिखा है इट इज़ अ समराइज फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। समराइज फॉर्म मीन्स जैसे कि अगर हम कोई बड़ी स्टोरी को पढ़ते हैं या बड़ी मूवी को देखते हैं तो उसे हम अगर समराइज फॉर्म में लिखते हैं तो हम बस समरी उसका बना देते हैं, छोटी छोटी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख देते हैं। तो वैसे ही हमारी समराइज फॉर्म होता है एक्चुअल प्रोस्पेक्टस का। मीन्स बस इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। ठीक, तो ये थी हमारी अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। और इसकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लोग उसे नहीं पढ़ पाते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जो होता है एक समरी बुक होता है जिसे लोग जल्दी से पढ़ के इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड टाइप के प्रोस्पेक्टस पे आ जाते हैं। सेकंड टाइप का प्रोस्पेक्टस है हमारे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता क्या है, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कई बार कंपनी जो होती है ना, वो कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को इशू नहीं करती है शेयर्स। मीन्स कि पब्लिक को डायरेक्ट इशू नहीं करती है कि आओ हमारी सिक्योरिटीज़ को खरीद लो। कंपनी क्या करती है, कंपनी एक इशूइंग बैंक के साथ कांटेक्ट करती है। इशूइंग बैंक क्या होता है, एक तरीके से अंडर राइटर होता है। इसे क्या करती है कि आप हमारे शेयर्स क्या करो, मार्केट में बेच दो हमारे बिहाफ पे, मतलब पब्लिक को बेच दो हमारे बिहाफ पे। मतलब अल्टीमेटली जो होता है ये शेयर्स पब्लिक को इशू किया जा रहा है, बट बीच में हमारी इशूइंग बैंक आती है जो कि अंडर राइटर का काम करती है। ठीक, तो इस केस में क्या होता है कि ये कहते हैं कंपनी जब शेयर्स इशू कर ही नहीं रही मार्केट में तो ये प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि कंपनी से क्या कहती है, जब आप कहते हैं पब्लिक को इशू करते हो शेयर्स तब आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत पड़ती है। बट कंपनी ने तो पब्लिक को इशू किया ही नहीं शेयर, तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन ये जो हमारी इशूइंग बैंक है जो कि हमारी कंपनी के बिहाफ पे इशू कर रही है, मीन्स अंडर राइटर है जो कि कंपनी के बिहाफ पे पब्लिक को इशू कर रही है, तो ये जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगी ना, मान लो ये लोग तो तभी भी ऐसे ही नहीं खरीदेंगे, लोगों को तभी भी कंपनी के बारे में जानना होगा। तो कंपनी क्या ये करती है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे ये लोगों को इनवाइट करती है सब्सक्रिप्शन के लिए, इसे हम प्रोस्पेक्टस मान लेते हैं। क्या मैंने कहा हम मान लेते हैं, मतलब ये एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस नहीं है, बट ये जो भी डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा ये कंपनी ये जो इशूइंग बैंक जो है इन्वाइट करिए पब्लिक को, उसे हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जो हमारी कंपनी है उसने पब्लिक को डायरेक्ट ना इशू करके क्या किया है, बीच में हमारी इशूइंग बैंक को इशू कर दिया है शेयर्स।
ताकि ये क्या करे, पब्लिक को इसके बिहाफ पे इशू करें। इसका मतलब हमारी पब्लिक कंपनी ने, जो हमारी कंपनी है उसने लोगों को शेयर्स इशू ही नहीं किए, और जब इसने पब्लिक को इशू नहीं किया करे तो इसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो कंपनी है इशूइंग बैंक, ये तो पब्लिक को इशू करिए और ये इसके बिहाफ पे इशू करिए, तो इसने भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो इशू किया होगा ताकि लोग उसे पढ़ के अट्रैक्ट हो और कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट इसने इशू किया हमारे इशूइंग बैंक ने, इसे हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, इसे हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। ठीक, तो यही हमारा डीम प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट है। मीन्स डीम मतलब क्या, कि कहते हैं मान लिया जाएगा इसे, तो ये प्रोस्पेक्टस नहीं है बट इसे हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इधर लिखा है डीम प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25 इसका, वेयर अ कंपनी अलॉट्स और अग्रीज टू अलॉट any securities with a view that such securities would be offered to the public for sale, any such document by which this offer for sale to the public is made shall be deemed to be a prospectus। मीन्स क्या, कंपनी अगर कहते क्या कर रही है, कंपनी अलॉट करिए कोई भी सिक्योरिटीज़ विद अ व्यू दैट सच सिक्योरिटीज़ वुड बी ऑफर टू द पब्लिक। मीन्स क्या कहते हैं, कंपनी ने तो इशूइंग बैंक को ऑफर किया है बट उसका लास्ट व्यू क्या है, मतलब वो क्या चाहती है कि कहते हैं जो हमारी सिक्योरिटीज़ है वो लास्ट में तो पब्लिक को इशू होने जा रही है। क्या उसने ये क्या है कि उसने सिक्योरिटीज़ सच में हमारी इशूइंग बैंक को सेल कर दी है? नहीं, उसने क्या कहा है कि वो बस पब्लिक को इशू करें उनके बिहाफ पे, और जो हमारी इशूइंग बैंक होगी वो क्या करेगी, कमीशन चार्ज करेगी इसके लिए। ठीक, तो कंपनी का व्यू क्या है कि वो हमारी जो सिक्योरिटीज़ है वो पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे। ठीक, तो हमारी जो सिक्योरिटीज़ है वो पब्लिक को ऑफर की जाएंगी फॉर एनी सेल ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट बाय विच दिस ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। मीन्स वो इशूइंग बैंक जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट के जरिए पब्लिक को इन्वाइट करिए उसे हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। ठीक, अब लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी ये है इसके ना कि हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, मतलब अब देखिए जो हमारी बैंक है, हमारी जो कंपनी है, उसने जो इशूइंग बैंक को इशू किया है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसने इस व्यू से किया है कि लोगों को आगे सेल करे, फर्दर सेल करे हमारे शेयर्स को। इसे पता लगाने का दो तरीका है, मतलब कि दो कंडीशन है हमें पता करने के लिए कि वो शेयर्स आगे पब्लिक को इशू होने वाले हैं। देखिए दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि ये जो शेयर्स कंपनी ने इशूइंग बैंक को इशू किए हैं, इशूइंग बैंक ने सारे शेयर्स विद इन 6 मंथ्स पब्लिक को इशू कर दिए हैं। ठीक, पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारी कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स इशूइंग बैंक को, वो इशूइंग बैंक 6 मंथ के अंदर सारी शेयर्स, सारी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को इशू कर दे। ठीक, एंड सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि कहते हैं जो हमारी कंपनी है ना, उससे अब तक कंसिडरेशन नहीं मिला है ये शेयर्स इशूइंग बैंक को देने का। मीन्स क्या, अगर ये कंडीशन क्यों है हम ध्यान से सोचें तो देखें, अगर कंपनी का व्यू ये था कि कंपनी इशूइंग बैंक को शेयर देगी और इशूइंग बैंक इसे इसके बिहाफ पे पब्लिक को इशू कर देगी, तो अगर 6 महीने के अंदर ये इशूइंग बैंक ने सारे शेयर्स पब्लिक को इशू कर दिए, तो इसका मतलब ये था कि हमारी कंपनी है वो पब्लिक ऑफर देना चाहती थी, उसने लोगों को ही अल्टीमेटली शेयर्स इशू किए हैं। ठीक, और सेकंड, अगर कंपनी को अब तक पैसे नहीं मिले हैं, कंपनी को अब तक कंसिडरेशन नहीं मिला है उन शेयर्स का, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इशूइंग बैंक है वो क्या कर रही है, लोगों को पहले शेयर इशू कर रही है, और जब ये लोगों से कलेक्ट करती है पैसा, उसमें से अपना कमीशन पहले चार्ज करती है, उसके बाद ये पैसे आगे हम वो कंपनी को दे देती है। ठीक, तो इसीलिए अब तक कंपनी को कंसिडरेशन नहीं मिला है। तो यही दो कंडीशन अगर फॉलो हो जाएंगी तो इसका मतलब जो हमारी कंपनी है उसने जो इशूइंग हाउस को शेयर दिए हैं, इशू किए हैं, वो इस व्यू से किए हैं कि ये शेयर्स आगे पब्लिक को इशू किए जाएँ। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये पूरा होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर हमारी इशूइंग बैंक ने या अंडर राइटर जो भी है, अंडर राइटर ने शेयर्स पब्लिक को इशू कर दिए। सेकंड, कंपनी को अब तक कंसिडरेशन नहीं मिला है। ठीक, तो ये लिखा है कंडीशंस और प्रिजम्पशन विद डीम्ड प्रोस्पेक्टस। पहला क्या है, शेयर्स वेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सेल, शेयर्स वेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सेल विद इन 6 मंथ्स आफ्टर दे वर अलॉटेड टू इशूइंग हाउस। ठीक, तो क्या लिखा है, शेयर्स वेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सेल, शेयर्स वर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सेल विद इन 6 मंथ्स आफ्टर दे वर अलॉटेड टू द इशूइंग हाउस। मतलब इशूइंग हाउस को आपने जब दिया था उसके 6 महीने के अंदर इशूइंग हाउस ने सारे शेयर्स किसको इशू कर दिए, पब्लिक को इशू कर दिए। एंड सेकंड, होल्ड कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर हैड नॉट रिसीव बाय द कंपनी। मतलब अब तक कंपनी को कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ उन शेयर्स के बदले। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट है हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। देखिए गाइस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। देखिए गाइस, जो हमारी कंपनी होती है, हमारी कंपनी से कहती है कि जब भी आप पब्लिक ऑफर लाओगे, मतलब पब्लिक को शेयर्स इशू करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। बट ऐसा ज़रूरी है हमारी जो कंपनीज़ हैं वो एक साल में तो एक से ज़्यादा बार भी इशू ला सकती हैं। मतलब एक साल में वो बहुत बार इशू लेके आए, मतलब बहुत बार पब्लिक ऑफर करें, तो उन्हें हर बार क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये इतना ईजी नहीं होता। एक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है लोगों को वो प्रोस्पेक्टस को प्रिंट कराना, फिर लोगों को देना, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। अगर एक कंपनी एक साल में 4 बार इशू करेगी तो उसे 4 बार प्रोस्पेक्टस देने पड़ेंगे। 4 बार ये प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन आ जाएगा कंपनी में। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या है, नया कंसेप्ट लेके आई, जो कि क्या है, हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस हमारा क्या है, जो हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है ना, उसकी वैलिडिटी पीरियड 1 ईयर की होती है। 1 ईयर मतलब कि अगर कंपनी एक साल के अंदर जो भी नए नए इशू लेके आएगी ना, उसके लिए कंपनी को बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने एक बार ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो एक साल के अंदर वो जो भी नए इशू लेके आएगी उसके लिए कंपनी को बार बार कहते वो इशू नहीं करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। उसी एक जो प्रोस्पेक्टस है जिसका नाम शेल्फ प्रोस्पेक्टस है उससे काम चल जाएगा, ठीक। तो ये हमारा जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये कंपनी के एक्सपेंस को कम करने में मदद करता है। एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया कंपनी ने तो एक साल के अंदर वो जो भी इशू लाएगी उसके लिए बार बार उसे क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। तो यहीं पे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और द क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरइन are issued for a subscription in one or more issues over a certain period of time without issue of the further prospectus means क्या, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं आप क्या कर सकते हो, उन्हें इश्यू कर सकते हो, बार बार इशू कर सकते हो बिना किसी फर्दर प्रोस्पेक्टस को इशू किए, ठीक। फिर लिखा इट इज़ अ प्रोस्पेक्टस हैविंग अ शेल्फ लाइफ, जिसकी क्या होती है, शेल्फ लाइफ होती है। फिर लिखा है एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द सेल्फ प्रोस्पेक्टस, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज 1 ईयर। ये तो मैंने बताया कि 1 साल की वैलिडिटी पीरियड होती है। फिर यहाँ पे ये जो लिखा है हमारा थर्ड पॉइंट, क्या लिखा है कि एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये क्या होता है आके देखते हैं। देखिए कहते हैं जब कंपनी प्रोस्पेक्टस देती है तो उसका मतलब क्या होता है, कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है अपनी कंपनी के बारे में कि हाँ हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, हमारी कंपनी की ग्रोथ क्या है, हमारी कंपनी में एसेट्स कितने हैं, हमारी कंपनी में लायबिलिटीज़ कितनी हैं जिसे लोग पढ़ते हैं। बट इन अ केस कहते हैं, जब मैंने बात किया कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अगर मान लो एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं, मान लो कंपनी को क्या करना था, कंपनी वो इशू लाने चाहिए, तो कंपनी ने क्या किया, सिक्योरिटी वो हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया। शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया तो लोगों ने इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था वो पढ़ा लोगों ने, ठीक। तो कंपनी ने बताया था असेट्स इतने हैं, लायबिलिटीज़ इतनी है, हमारी ग्रोथ रेट इतनी है। इसके बेस में लोगों ने कहा कि हाँ कंपनी अच्छी है और लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर। बट कंपनी फिर दोबारा इशू लेके आई, तो कहते कंपनी ने तो कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, क्योंकि हमने पढ़ा कि कहते हैं जब कंपनी सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर देती है तो उसे दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है 1 साल के अंदर, जब तक 1 साल ख़त्म ना हो जाए, ठीक। तो फिर तब तो कंपनी ने कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, तो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं अब तक। मतलब कि हमें तो ये लगेगा कि हाँ कंपनी की पोजीशन जैसे पहले फर्स्ट इशू के टाइम थी वही अभी भी होगी, या फिर कोई चेंजेस हुआ है तो वो लोगों को बताएंगे कैसे, है ना। हमें पता कैसे चलेगा, हम तो यही सोचेंगे जैसे कि कंपनी की अगर पहले इतनी ग्रोथ बताई गई थी वही ग्रोथ अभी भी चल रही है, असेट वैसी सेम है, लायबिलिटीज़ की फिगर भी वही सेम है। बट ऐसा नहीं है, इसीलिए कंपनी को क्या करना पड़ता है ताकि लोग समझ पाएँ कि कंपनी में अब तक पुराने इशू से लेकर अब तक इस टाइम तक क्या क्या चेंजेस हुए, तो कंपनी को कुछ ना कुछ तो फाइल करना पड़ेगा। मीन्स ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे लोगों को पता चल सके ये कंपनी प्रोस्पेक्टस तो फाइल नहीं करी, बट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि जिसमें कि सारी चेंजेस के बारे में लिखा हो, तो कंपनी को ऐसा डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा। तो यही डॉक्यूमेंट क्या होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये क्या होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करी बट उसके लिए कंपनी जब भी सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करती है तो उसे एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में ना सारी चेंजेस लिखे होते हैं कि पिछले इशू से लेकर अब तक कौन से चेंजेस हुए हैं, ठीक। ये सब ये कंटेन करता है ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ पिछले टाइम से लेकर अब तक कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कंपनी की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस हुए होते हैं ये सब इसमें इन्फॉर्म रहता है, ठीक। कौन से नए चार्जेस क्रिएट हुए हैं ये सब इसमें इन्फॉर्म रहता है ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ कंपनी में अब तक क्या बदलाव आए हैं। तो यही लिखा है यहाँ पे।
लिखा है कि एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द शेल प्रोस्पेक्टस। जब भी कहते हैं कंपनी शेल प्रोस्पेक्टस फाइल करेगी तो उसे एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेन्स मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द न्यू चार्जेस क्रिएटेड चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक, कंपनी में कौन से कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस आए हैं, और ये कंपनी क्या करती है, फाइल करती है रजिस्ट्रार के साथ इन फॉर्म पास टू। जो हमारा फॉर्म है पास टू, उसे फाइल करती है, उसमें फाइल करती है हमारे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को रजिस्ट्रार के पास। ठीक, विद इन 1 month prior to the issue of the second or subsequent offer of the securities under sell prospectus। मीन जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम कहते हैं इशू कर दिया, सेल प्रोस्पेक्टस फाइल किया, एक बार इशू कर दिया, सेकंड टाइम जब वो कहते हैं इशू करने जाएगी सिक्योरिटीज़, उसके 30 days के अंदर मीन्स 1 month के अंदर कंपनी क्या करेगी, इसे हमारी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को फाइल करेगी पास टू में फाइल करेगी हमारी रजिस्ट्रार के साथ। ठीक, तो क्या क्या पढ़ा हमने सेल प्रोस्पेक्टस के बारे में। फर्स्ट हमने पढ़ा कि हमारा जो सेल प्रोस्पेक्टस होता है वो उसमें हम सिक्योरिटीज़ को बार बार इशू कर सकते हैं विद इन 1 year, जब तक कि वैलिडिटी पीरियड इसकी ख़त्म नहीं हो जाती बिना किसी प्रोस्पेक्टस को इशू किए। सेकंड, हमारे शेल प्रोस्पेक्टस की जो हमारे शेल प्रोस्पेक्टस होता है उसकी शेल्फ लाइफ होती है। थर्ड, हमें एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के साथ पास टू में विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सेकेंड और द सब्सिक्वेंट ऑफर। ठीक, और इसकी वैलिडिटी पीरियड 1 year होती है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम हमारी ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, देखिए सिचुएशन पे आते हैं। देखिए, कंपनी जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसे क्या करना पड़ता है, कंपनी बताती है कि हम कितनी सिक्योरिटीज़ इशू करने जा रहे हैं और साथ में इन सिक्योरिटीज़ का प्राइस क्या होगा, मतलब हम कितनी सिक्योरिटीज़ इशू करेंगे, कितने प्राइस पे इशू करेंगे। अगर एग्जांपल है, मान लो कंपनी को 20 lakhs की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी मेंशन करेगी प्रोस्पेक्टस के में, मान लो कि हम 2 लाख शेयर इशू करेंगे और 10 रुपीज़ पर शेयर पे इशू करेंगे, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी जाएगी 20 lakhs। तो कंपनी को ये मेंशन करना पड़ता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि कंपनी जब भी मेंशन करती थी कि कि हम लोग 2 लाख शेयर्स इशू करेंगे और 10 रुपीज़ पे करेंगे, तो ये जो प्राइस होता था ये कभी अंडर प्राइस हो जाता था, कभी ओवर प्राइस हो जाता था। अंडर प्राइस मतलब क्या, अंडर प्राइस मतलब ये होता था कि लोगों को लगता था कि कंपनी इससे ज़्यादा पैसा ले सकती थी हमें, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी है, कंपनी हमसे ज़्यादा अच्छे पैसा ले सकती थी, पर कंपनी ने 10 रुपये में मतलब कि 10 रुपीज़ पर शेयर दिया है, तो लोग इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करते थे शेयर्स को, जिससे क्या होता था कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता था, जो कि अकाउंट्स में हमने पढ़ा होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता था, जिसके कारण कंपनी के पास इतनी तो सिक्योरिटीज़ नहीं होती थी जितना सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन आ जाता था, तो कंपनी को आधे लोगों को वापस पैसे लौटाने पड़ते थे। ठीक, तो अंडर प्राइस कंपनी के लिए ठीक नहीं है सिचुएशन। सेकंड क्या होता था, या तो अंडर प्राइस का तो हमने देख लिया, सेकंड ये होता था कि मान लो ये जो कंपनी ने इशू किया ना, मतलब कहा कि 2 लाख इंटू 10 रुपीज़, तो ये ओवर प्राइस हो जाता था। ओवर प्राइस क्या होता था, मतलब लोगों को लगता था ये जो कंपनी 10 रुपये मांग रही है, ज़्यादा मांग रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, ग्रोथ अच्छी नहीं है, इसे कम पैसे में मांगना चाहिए था, मतलब कम पैसों पे इशू करना चाहिए था सिक्योरिटीज़ को। तो लोग इसे कहते सब्सक्राइब ही नहीं करते सिक्योरिटीज़ को, तो कहते बहुत कम सब्सक्रिप्शन आता है, जिसके कारण मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो पाता, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, सारा पैसा रिटर्न करना पड़ता है। हमने पढ़ा है कि कहते हैं जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा नहीं कर पाती कंपनी, तो उसे सारा पैसा रिटर्न करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। ठीक, तो ये केस होता है। तो ना ही कंपनी के लिए अंडर सब्सक्रिप्शन ठीक है, मतलब अंडर प्राइस होना ठीक है, ना ही ओवर प्राइस होना ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट क्या लाई, एक प्रोविज़न लाई कि आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो आप। तो कंपनी प्रोविज़न लेके आई कि आप इशू कर सकते हो हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमारा एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी मेंशन नहीं करती कि कितने प्राइस पे सिक्योरिटीज़ को इशू करने जा रही है, और जब वो प्राइस मेंशन नहीं करती तो वो कितने नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ इशू करने जा रही है वो भी मेंशन नहीं कर पाती। क्योंकि हम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ निकालने के लिए हम प्राइस से डिवाइड करते हैं टोटल रिक्वायरमेंट को, मतलब टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, जैसे 20 लाख है तो 20 लाख को 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 लाख सिक्योरिटीज़ आती हैं। तो कंपनी ना ही इसमें ये मेंशन करती है कि कितने प्राइस पे सिक्योरिटीज़ को इशू करने जा रही है, ना ही ये मेंशन करती है कि कितनी सिक्योरिटीज़ को इशू करने जा रही है। ठीक, इसमें क्या होता है, कंपनी जो होती है ना, कंपनी इसमें मेंशन नहीं करती कि कितनी क्वांटिटी कितनी है हमारे सिक्योरिटीज़ की, और दूसरा हमारी प्राइस कितनी होगी सिक्योरिटीज़ की। कंपनी इसमें क्या करती है, कंपनी इसमें बिड बुलाती है, मतलब लोगों को बुलाती है और लोगों को कहती है कि आप बिड रखिए कि आप कितने प्राइस पे हमारी कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना पसंद करेंगे। तो लोग अपनी अपनी तरीके से बिड लगाते हैं। ठीक, अब जो हमारी कंपनी होती है,
जो हमारी कंपनी होती है उससे जो बिड ठीक लगती है, मतलब ऐसी बिड जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि 20 लाख मैंने एग्जांपल दिया था, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस प्राइस पे सब्सक्राइब करने के लिए तैयार है, उस बिड को कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ इस बिड पे हम क्या करेंगे, इस बिड पे हम लोग सिक्योरिटीज़ को इशू करेंगे। जब फाइनल प्राइस डिसाइड हो जाता है ना बिड से, तो कंपनी एक फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करती है। मतलब अभी तक उसने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया था, ROC के साथ फाइल किया था, फिर जब प्राइस डिसाइड हो गया बिड से, बिड से, तो कंपनी एक फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें प्राइस भी लिखा होता है, क्वांटिटी भी लिखी होती है। ठीक, इसमें प्राइस मेंशन रहता है कि हाँ ये प्राइस हमने फाइनल किया है, इस प्राइस पे हम इशू करेंगे, और साथ में फिर नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ भी निकल आती हैं, और नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ भी कंपनी मेंशन कर देती है कि हाँ हम इतनी सिक्योरिटीज़ इशू करने जा रहे हैं। अब देखिए आगे कहते हैं, अब कंपनी जब इशू कर देती है, इसे हमें रजिस्ट्रार के साथ कंपनी को फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, लिखा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द अदर सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरिन। मतलब इसमें क्वांटिटी भी नहीं होती और ना ही प्राइस होता है सिक्योरिटीज़ का। एंड सेकेंड लिखा है इट इज़ इशूड प्रायर टू द इशू ऑफ द फाइनल प्रोस्पेक्टस। तो ये तो जनरल सी बात है कि जब हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे उसके बाद फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं कब, जब हम बिड लगा के ये डिसाइड कर लेते हैं कि प्राइस कितनी होगी। जब फाइनल प्राइस हमें पता चल जाता है उसके बाद हम फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो इशू होता है फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले। फिर हमारा है कंपनी शेल फाइल सेल्फ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। ठीक, तो कंपनी को सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो रजिस्ट्रार के साथ, ROC के साथ फाइल करना पड़ता है 3 दिन पहले ऑफ ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। कंपनी जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन करेगी उस 3 दिन पहले इसे रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना पड़ता है अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक, फिर फोर्थ है हमारा इट शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशन एज आर एप्लीकेबल टू द प्रोस्पेक्टस एंड एनी वेरिएशन शैल बी हाईलाइटेड एज अ वो कहते हैं वेरिएशन इन अ प्रोस्पेक्टस। मीन जो हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है ना उस पर सेम रूल्स ही एप्लीकेबल होते हैं जैसे कि हमारे फाइनल प्रोस्पेक्टस या फिर हम रियल प्रोस्पेक्टस जो बोलते हैं हमारे जो प्रोस्पेक्टस पे होते हैं। ठीक, अगर इन दोनों में कोई वेरिएशन है, मतलब कोई भी चेंजेस है, तो उसे हम वेरिएशन इन प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक, फिर लास्ट है हमारा अपॉन क्लोजिंग ऑफ द ऑफर सिक्योरिटीज़, कहते हैं क्लोजिंग ऑफ द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ फाइनल प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड CB। कहते हैं एंड टोटल इसमें क्या मेंशन होगा, तो क्या होता है जो मैंने आपको बताया कि एक बार कहते हैं प्राइस डिसाइड हो गया तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक फाइनल प्रोस्पेक्टस जिसमें प्राइस लिखा होगा, जिसमें कहते हैं सिक्योरिटीज़ लिखी होंगी, टोटल अमाउंट हमने कितना रेज किया इस कहते हैं इस सिक्योरिटीज़ को इशू करने के जरिए, वो सब मेंशन रहेगा। ये प्रोस्पेक्टस इसे फाइल करना पड़ेगा हमारे CB के साथ एंड ROC के साथ। ठीक, तो ये लिखा है अपॉन क्लोजिंग ऑफ द ऑफर, मतलब जब ऑफर क्लोज हो गया तो कहते हैं वो फाइनल प्रोस्पेक्टस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एंड CB। ठीक, तो गाइज़ यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को